Well, ladies and gentlemen, now we come to the most important part of this function, that is the release of prestigious books of selected speeches of Honorable Prime Minister. प्रकाशन विभाग 2014 से लेकर अब तक के माननीय प्रधानमंत्री जी के चुने हुए संबोधन प्रकाशित कर रहा है और इसी कड़ी में आज 5 पुस्तकें लोकार्पित की जा रही हैं। चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसीलिए हमारे विशिष्ट मेहमान श्री अरुण जेटली जी चाहते हैं कि एडीजी पब्लिकेशन डिवीजन वसुधा जी और साथ ही साथ डीजी पब्लिकेशन डिवीजन दोनों मिलकर इस शुभ काम में उनका साथ दें। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के प्रथम वर्ष यानी मई 2014 से लेकर अप्रैल 2015 के संबोधनों की पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी में रिलीज कर रहे हैं। इस पुस्तक में इस अवधि के 75 चुने हुए भाषण हैं। ये चुने हुए भाषण 5 वर्गों में संकलित हैं। सुराज की ओर, समर्थ भारत, सक्षम भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, सबको साधन सबका मान और उदीयमान भारत। And now the volume of selected speeches of the Prime Minister in his second year in office, that is from May 2015 to April 2016, are being released. This volume is a collection of 81 speeches categorized in the same 5 segments, covering Prime Minister's ideas on good governance, making India competent and efficient, hailing our brave hearts, Annadata farmers and brilliant scientists, taking along people on inclusive path of growth and hope, and sharing the message of a resurgent India with international community. और अब साल 2016-17 के प्रधानमंत्री के चुने हुए भाषणों का खंड लोकार्पित किया जा रहा है। साल 2016-17 के प्रधानमंत्री जी के चुने हुए भाषणों की पुस्तक भी अब लोकार्पित की जा रही है और इस तरह आज हमने 5 पुस्तकों का लोकार्पण किया है। ये किताबें पब्लिकेशन डिवीजन के सेल्स आउटलेट्स और सूचना भवन की बुक गैलरी पर भी उपलब्ध हैं, जहां से ये खरीदी जा सकेंगी। इन पुस्तकों को आप ऑनलाइन भारत कोश पोर्टल से भी खरीद सकते हैं। ई-बुक्स विल बी अवेलेबल ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। Warm thanks to our esteemed guests. And now I would like to humbly request Honorable Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jetley, to address the August gathering and share his thoughts on this special occasion. Please welcome Shri Arun Jetley. देश के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, सचिव श्री अमित खरे, पीआईबी के डीजी श्री कार, पब्लिकेशन विभाग की डीजी श्रीमती साधना राउत और वसुधा जी जो उनके साथ एडिशनल डीजी हैं, और श्री कंचन गुप्ता जिन्होंने इन भाषणों का एडिटिंग किया है, और मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में भाषणों का ये संकलन पब्लिकेशन विभाग ने प्रकाशित किया है। और प्रधानमंत्री जो भी किसी पद पे होते हैं, उनके भाषण देश के जीवन में उस वक्त की दिशा क्या थी, उसको तय करने के लिए इतिहास का एक अंग बन जाते हैं। हमारे जितने भी पुराने प्रधानमंत्री हैं, जब उनके भाषणों का संकलन होता है तो अर्थनीति पर, सामाजिक, राजनीतिक, विदेश नीति पर किस विषय पर उनकी क्या भूमिका थी, वो आज भी उसका अध्ययन करने के लिए वो संकलन अब तो नेट के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा सरल है ढूंढ पाना, नहीं तो पुस्तकों में तो पहले भी वो उपलब्ध रहते थे।
और भविष्य के नीति निर्माण में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। भाषण तो सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति देता है, लेकिन कई भाषण ऐसे होते हैं जो देने वाले को बहुत आनंद आता है, सुनने वालों को बहुत तकलीफ होती है। और कई भाषण ऐसे होते हैं जो व्यक्तियों की याद का एक हिस्सा बन जाते हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री के पद पे हैं तो कुछ लोगों के लिए तो बड़ी सरल सुविधा होती है, जो बना बनाया भाषण आया उसको पढ़ दिया, और जिनको पढ़ने का अभ्यास नहीं और बिना पढ़े भाषण देते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर, उस परिस्थिति के आधार पर तैयार करने में, चाहे टॉकिंग पॉइंट्स की दृष्टि से कई लोगों ने सहयोग दिया हो, तो वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और कोई भी अच्छा वक्ता हो, उसमें पहली आवश्यकता होती है कि, और प्रधानमंत्री के पद पे हो तो विषयों की जानकारी, उन पे पकड़, उसकी समझ बहुत आवश्यक होती है। और प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो लोग गंभीरता से भी सुनते हैं, आलोचक भी होते हैं। कोई नीति गलत दृष्टि से बने, या कोई शब्द का गलत प्रयोग हो गया, या कोई जानकारी उनकी गलत थी, तथ्य गलत हो गया, तो आलोचनात्मक टिप्पणी करने वाले भी होते हैं। यह खतरा उन लोगों को नहीं होता जो सिर्फ पढ़ देते हैं, वो बहुत सेफ रहता है। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी का तो पढ़ने का अभ्यास नहीं है, और इसलिए जब आप स्वयं बोलते हैं और याद से बोलते हैं, तैयार करके भी बोलते हो, तो विभिन्न विषयों की जानकारी बहुत आवश्यक है। The bandwidth of subjects that you must have a grip over should be very wide. केवल आपको राजनीतिक विषयों पे नहीं बोलना, देश की भीतरी राजनीति पे नहीं बोलना, आपको अर्थव्यवस्था के विषयों से बोलना है। किसी राज्य में जाओ तो उस राज्य की समस्या क्या है, उसके संबंध में बोलना है। कुछ विषयों का राजनीतिक इतिहास क्या रहा, उस पे बोलता है। अर्थव्यवस्था पे बोलना है। और उसके अलावा विदेशों में जाओ तो विदेश नीति की पकड़, और किस राष्ट्र से हमारे कैसे संबंध हैं, उन पे बोलना है। स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे बोलना है। और एक शब्द की गलती भी उस टिप्पणी को बिगाड़ सकती है। और इसलिए उस बैंडविड्थ ऑफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स के अलावा भाषा पे पकड़, यह बहुत आवश्यक है। और केवल भाषा पे पकड़ नहीं, कि किस परिस्थिति में कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, वो अपने आप में बहुत आवश्यक है। और किन विषयों पे टिप्पणी न करना और न बोलना, यह भी जानकारी होनी चाहिए। यह उनका अपना जजमेंट है। और एक कला की जब आप बोलते हैं, तो मैंने पहले आरंभ में कहा, तो आपके हर शब्द को गंभीरता से सुनने वाले लें और पूरा देश ले। उसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो सुनने वाले हैं, उनसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है कि उस श्रोताओं के ऊपर आप
की पकड़ हो. यू मस्ट हैव अ ग्रिप ओवर योर ऑडियंस. और यह भी अपने आप में बहुत आवश्यक है. आप कहां बोल रहे हैं, किस मंच पे बोल रहे हैं, और इसलिए भाषा का और भाषण का लेवल कौन सा होना चाहिए. बड़ी जनसभा में आप उत्तेजित भाषण भी दे सकते हैं, तर्कपूर्ण भी दे सकते हैं, तथ्य भी लोगों से समझा सकते हैं. आप संसद में बोल रहे हैं तो वहां तो ऐसा भाषण नहीं चलेगा जो आप 5 लाख लोगों के सामने दे रहे हैं. सो उसमें कटाक्ष, व्यंग, सरकाज़म और बिना किसी व्यक्ति पे आक्रमण किए हुए, जिसको हम लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसकी कला का भी प्रयोग करना. आप विदेशी श्रोताओं के सामने बोल रहे हैं तो आपको एक अलग स्तर का भाषण देना पड़ेगा. तो जो आपका टोन है और जो स्टाइल है वो भी अपने आप में बदलना पड़ेगा. और एक अंतर होता है, कई बार साधारण राजनीतिज्ञ के बीच में और जो इतिहास का एक अंग बनना चाहते हैं, एक स्टेट्समैन बनना चाहते हैं, उनके बीच में सामान्य राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं तो आप कल सुबह की अखबार की हेडलाइन और या फिर अभी अगले 2 घंटे में ट्वीट के ऊपर चर्चा, या आज की न्यूज बुलेटिन में क्या आएगा. तो आज कोई लोकप्रिय विषय चल रहा है और सब चैनल उसी पे चर्चा करने वाले हैं, तो मैं भी उस भीड़ में घुस जाऊं और टिप्पणी कर दूं, कहीं मेरा भी चेहरा और मेरा भी बयान नाम आ जाएगा. बहुत लोग कोशिश करते हैं. So many ordinary politicians think of only making it to the headlines this evening or tomorrow morning. But if you rise to a higher level, you are thinking of the next generation. और इसलिए कल आपके खिलाफ भी टिप्पणी आ जाए तो उसको बर्दाश्त करने के लिए आपके पास कंधों में इतनी ताकत होनी चाहिए. और आपके एक एक वाक्य को विद्यार्थियों से लेकर जो राजनीतिक कार्यकर्ता, उन सब में वो कला होनी चाहिए. अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाषण उठा के पढ़ लें, अब मुझे मालूम नहीं है कि वो लोग पढ़ के बोलते थे या एक्सटेम्पोर बोलते थे. मेरा अंदाजा है कि अधिकतर लोग पढ़ के नहीं बोलते थे, लेकिन एक एक बोला हुआ शब्द, कई सदस्य ऐसे थे जिसको आज भी हम पढ़ें तो किसी भी परिप्रेक्ष्य में वो रेलेवेंट हो जाता है. जो डॉक्टर अंबेडकर के वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जब बहस समाप्त होती थी तो वो कंक्लूड करते थे. BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और जब उनकी बहस पूरी होती थी तो वो जो टिप्पणी करते थे तो किसी भी विवादास्पद विषय पर अगर डॉक्टर अंबेडकर के
आप जो कंक्लूडिंग कमेंट्स होते थे, जो कि कंसेंसस को सम अप करते थे, आज भी अगर उसे पढ़ें तो उनकी विद्वान होने की क्षमता कितनी थी, और आगे की, जैसे मैंने कहा कि वो केवल अभी 2 घंटे ट्वीट कौन सा चलेगा और कल की हेडलाइन क्या होगी, ये नहीं सोच रहे थे। मतलब आज भी जब जनरेशन्स, पीढ़ियां निकल गई, तो उसके बाद भी वो आज संदर्भ में है। और इसके लिए बहुत आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत लच्छेदार भाषा में बोलने वाला और हंसाने वाला और लोगों को मनमोहित करने वाला वक्ता हो। कुछ दिन पहले भी मैंने ये कहा था कि अब्राहम लिंकन इस यही कार्यक्रम में बहुत सामान्य वक्ता थे। गांधी जी बहुत धुआंधार नहीं बोलते थे, लेकिन इन दोनों के भाषणों का कंटेंट ऐसा होता था कि शायद उस वक्त की जो श्रोता या भीड़ थे, उसका उतना प्रभाव उन पे नहीं हुआ जितना आने वाली पीढ़ियों के ऊपर हुआ। और हमारे देश में भी इस प्रकार के कई कल्ट फिगर्स हुए हैं। मैंने जिस पीढ़ी में मैं बड़ा हुआ, मुझे याद है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब भाषण देते थे तो हजारों लोग और हमारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनकी नकल लगाया करते थे, उनकी शब्दावली से। और फिर आज भी जब बात करते हैं तो उन शब्दों की और उनके भाषण के वाक्यों को याद करते हैं। लोगों के आज भी स्मरण है। जब अटल जी हमारे बीच में से गए अगस्त के महीने में, तो इसी प्रकार का संकलन उनके भाषणों का भी है। तो मैंने एक बार उसको पुनः पढ़ना शुरू किया और उसमें से अच्छे भाषण, और मैं चाहूंगा कि जिनके पास या नेट पे अगर आज मिलता है, मई 1964 में जब पंडित नेहरू का देहांत हुआ तो उसके 1-2 दिन बाद, शायद एक दिन, अगले दिन उनकी अंतिम यात्रा थी, उसके एक दिन बाद संसद का सत्र चल रहा था। तो पंडित जी को सबने संसद में श्रद्धांजलि दी। अब वाजपेयी जी घोर विरोधी थे, उस वक्त उनकी आयु 38 वर्ष की थी। और मुझे सबसे बढ़िया अच्छा भाषण उनका लगा जो उन्होंने अपने एक राजनीतिक विरोधी को श्रद्धांजलि दी। और आज भी अगर आप पढ़ें तो शायद उस संकलन में सबसे खूबसूरत भाषा ऐसा लगती है कि मैंने उसके बाद पता करने की कोशिश की और मुझे पता चला मेरी जानकारी से कि ये कोई लिखा हुआ भाषण नहीं था, शब्द अपने आप निकल रहे थे। मैंने विशेष रूप से जब वो विपक्ष में आए तो जगजीवन राम जी वो बिल्कुल अलग तरह के वक्ता थे। और मैंने 1977 के चुनाव में उनको बहुत सुना क्योंकि हमारे पक्ष में आ गए थे। छोटे छोटे वाक्य और हर शब्द चुना हुआ होता था और एकदम तीर की तरह पियर्स करता था। संसद में भी मैंने देखा, वाजपेयी जी को देखा, मैंने एक और सदस्य थे, कई पुराने वाले तो नहीं थे तब तक। जब मैं संसद में पहली बार आया तो पुराने लोगों में से कम्युनिस्ट नेता थे श्री इंद्रजीत गुप्ता, हालांकि बीमार हो गए थे तब तक।
उनका भाषण हमेशा सुनने लायक, अंग्रेजी में बोलते थे संसद में, लेकिन टोन अलग होती थी और अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कहकर निकल जाते थे। मैंने वर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी राजनीतिक यात्रा को, वो एक वक्त था राजनीति में नहीं थे, 1980s में लेटर पार्ट में वो बीजेपी में आए, कई सालों तक संगठन में काम किया और संगठन के मैं उनके भाषण सुनता था और उसका संदर्भ केवल संगठन कला से ही होता था। फिर मैं उनको गुजरात के जब मुख्यमंत्री बने तो तब सुनता था, और अब मैंने प्रधानमंत्री कार्यकाल में तो हम लोगों ने सुना भी और उनके साथ खूब काम भी किया। मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक नेता है, उसके लिए एक बहुत आवश्यकता है कि उसको नए विषय सीखने की क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए। He has to be a quick and a great learner. आप कभी संगठन का काम करते थे, जिन विषयों से राजनीतिक जीवन में आके आपको संपर्क आता है, उन विषयों के बारे में एक वक्त था कि आपको जानकारी ही नहीं थी और आपको हर विषय पे बोलना है, हर विषय को समझना है, हर विभाग की बैठकें लेनी है, उनके कार्यक्रमों में बोलना है। आप खिलाड़ियों के पास भी जा सकते हैं, उनके कार्यक्रम में, आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी जा सकते हैं, आप यूनाइटेड नेशंस में भी बोल सकते हैं, आपको बजट पे भी बोलना है, राजनीति पे भी बोलना है, देश में अगर आतंक का तनाव आ गया तो बोलना है, आप कश्मीर में गए तो उस ऑडियंस को कैसे एड्रेस करना है, नॉर्थ ईस्ट में गए तो वहां के विषय क्या हैं। अब ये ज्ञान तो हर एक को नहीं होता, और इसलिए जो पब्लिक ओपिनियन होता है, जनमत होता है, वो भी बहुत फियर्स होता है। उसको भी ये तय करने में समय नहीं लगता कि किसकी किस विषय पे कितनी पकड़ है। और भाषणों से, उनके विचारों से, तो जो क्विक लर्नर होता है, इतनी बड़ी बैंडविड्थ केवल वही एक्वायर कर सकता है। और हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कि ये जो राजनीतिक यात्रा थी, वो लर्निंग प्रोसेस और उसके साथ साथ तथ्यों के ऊपर पकड़, और तथ्यों के साथ साथ जैसे ही आप राजनीतिक जिम्मेवारी में बढ़ते जाओ तो आपके भाषण का स्तर भी क्या है। आप एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता हो तो कई बार उत्साह में कई चीजें बोल सकते हो, लेकिन एक स्थिति जीवन में ऐसी आती है दैट योर idiom, expression, language, level of speech has to be only prime ministerial. It has to be inspirational. और जो क्विक लर्नर होता है वो वहां तक पहुंचता है, और उसके लिए मन बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग हो, कौन सी दिशा में मुझे जाना है वो पहले तय हो, किस नीति पे, किस विषय पर देश को किस दिशा में ले जाना है, दृष्टिकोण स्पष्ट हो, तो वो स्पष्टता में कभी आपसे चूक नहीं होती, जो हमने पिछले 4-5 वर्षों में देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम ये संकलन का आकलन करेंगे तो स्वाभाविक है कि इससे हर प्रकार की टिप्पणी करना, एनालिसिस करना आज की पीढ़ी को भी और भविष्य के इतिहासकारों को भी अवसर मिलेगा।
वैसे ये संकलन बनाने में राजनीतिक लोगों के एक बहुत बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि राजनीति का एक नियम है कि आप क्या तर्क देते हो ये उस पर निर्भर करता है कि आप शासन में हो कि विपक्ष में हो। और इसलिए जब कोई बड़ा गंभीर विषय आता है तो मुझे मालूम होता है आजकल कि भाई कौन इसका विरोध करने वाला है, तो उन्होंने अपने लेख या अपने भाषण अगर छाप दिए हों उत्साह में पुस्तक के रूप में, तो मैं तुरंत उनको निकालता हूं, ना हो तो नेट से निकलवाता हूं कि 7 साल पहले आपने क्या कहा था। और वो विशेष रूप से संसद में बड़ा काम आता है। तो उसके बाद मेरी टिप्पणी थी कि पार्लियामेंट का एक नियम बन चुका है, व्हाट यू स्पीक डिपेंड्स ऑन विच साइड यू सिट। और इसलिए ये बड़ा खतरा रहता है। और इसलिए मैंने कहा कि जो लोग सामान्य राजनीति से ऊपर उठकर स्टेट्समैन बनना चाहते हैं, उनका तो तर्क भाषा एक प्रकार की होगी, और जो केवल उस वक्त की मोमेंटरी राजनीति में एक पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, तो उनको यह कठिनाई निश्चित रूप से आएगी। वैसे मैं आपको एक घटना बतलाकर समाप्त करता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मिसेस थेरेसा मे से पहले डेविड कैमरन साहब। तो वो जब प्रधानमंत्री जी पहली बार इंग्लैंड गए तो वो प्रधानमंत्री थे। तो भारतीय दूतावास ने और एनआरआईज ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वेम्बले स्टेडियम में किया, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भी उसमें जाऊंगा। वो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते थे। पार्लियामेंट स्क्वायर पे गांधी जी की मूर्ति का स्टैचू बिल्कुल विंस्टन चर्चिल के स्टैचू के साथ, जिन्होंने कहा था कि हाफ नेकेड फकीर गांधी को, और मुझे उनके साथ उस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला था। तो उन्होंने कहा आपके एनआरआईज का प्रोग्राम है लेकिन मैं भी जाऊंगा। तो कार्यक्रम में गए, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, स्टेडियम भरा हुआ था लंदन में। तो कैमरन साहब बोले और फिर प्रधानमंत्री जी बोले। जब वो प्रधानमंत्री पद से हट गए तो ये जो मीडिया कॉन्क्लेव हर वर्ष होती हैं, तो किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी कॉन्क्लेव के लिए वो भारत में आए। तो एक किसी के यहाँ लंच पे कुछ लोगों को बुलाया उनसे मिलने के लिए, तो मैं भी गया था। तो बड़ी गंभीर विषय हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि नाउ व्हेन यू लुक बैक योर प्राइम मिनिस्टरशिप, इफ यू हैव टू पॉइंट आउट वन मिस्टेक दैट यू कमिटेड, तो मुझे लगा कि ब्रेक्सिट रेफरेंडम का जिक्र करेंगे या कोई ऐसा विषय लेंगे। तो he said, yes, I am very clear, I made one fundamental mistake. I said, what was it? He says, to accompany Mr. Modi to the Wembley Stadium. I said, why? He said, when he spoke, I felt like a stranger in my own country. तो इसलिए इस प्रकार के भाषण देना और उसकी छाप पूरी दुनिया में हो जाए, ये एक दिशा इन भाषणों की है। मुझे लगता है कि ये संकलन आप सबके बहुत जो इसको रखेंगे, और वैसे नेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा ये तो वो ज़्यादा सरल तरीका है। और मुझे लगता है कि किसी भी लाइब्रेरी के लिए, चाहे ई लाइब्रेरी हो या फिजिकल लाइब्रेरी हो, ये एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैं श्रीमती साधना राउत जी को और उनके पूरे सहयोगियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि पब्लिकेशन विभाग जो इस तरह के पब्लिकेशंस निकालता है, उन्होंने पहल करके इसको निकाला है। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपका सादर आभार। अपने व्यस्त कार्यक्रम से आप समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।